हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर टॉक शोज को आयोजित करते हैं और उसके लिए आमंत्रित करते हैं विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे चैनल का सौभाग्य है, हमारे साथ एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। मैं स्वागत करूंगा श्री शरद प्रधान जी का। शरद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप इस शो में आए और हमें खुशी है कि आज के जो ज्वलंत विषय हैं उनके ऊपर हमें आपके विचार बेबाकी से सुनने को मिलेंगे और जो हमारे दर्शक मित्र हैं वो भी बहुत क्या कहते हैं कि आपको सुनने के लिए बेताब हो रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश कहाँ जा रहा है सब लोग देख रहे हैं। एक संक्रमण काल से तो गुजर ही रहे हैं, भारी विपदा है, भारी विपत्ति है और इसी बीच समझ में नहीं आ रहा कि हमारी दशा और दिशा क्या होगी। कई बार जो कंफ्यूजन होते हैं हालात के कारण होते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो हम खुद पैदा कर देते हैं और जब ये कंफ्यूजन हम खुद पैदा करते हैं, चीजों को पढ़ नहीं पाते और उसके उपरांत फिर जब हम एक डिसास्ट्रस पोजीशन में चले जाते हैं तो उसका खामियाजा फिर 135 करोड़ को भुगतना पड़ता है। शरद जी, कहाँ जा रहे हैं हम? दिशा क्या है? देखिए, अब मुझे तो लगता है बड़ी ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो बड़ी सबको नागवारा होगी, हर भारतीय को। क्योंकि मुझे आज से पिछले कई महीनों से, और मैं कुछ लास्ट ईयर भी मैं कुछ चैनल्स पे भी मैं कह चुका हूँ कि मुझे तो लगता है कि हम जो है उस दिशा में जा रहे हैं जिसमें जर्मनी 1930 के दशक में गया था, जो कि बहुत ही डेंजरस मोड़ है जी। और काश ऐसा ना होता। और मुझे बिल्कुल ये कभी नहीं सोचा था मैंने, ख्वाब में भी, कि कभी ऐसी स्थिति आएगी जी। कि हमें इमरजेंसी याद आने लगेगी फिर से। जी। चलिए, वो तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। अब जो अनडिक्लेयर्ड वाली जो हालत आ गई है, जहां सूचना के स्रोत सब बंद हैं, उनके लिए जिनको कि सुनना चाहिए जी। और हमारे आपके लिए जो है वो जुबान बंद कर दी गई। क्या आप देख लीजिए जिस तरह से चैनल्स सिर्फ गाथा गाते हैं, पावर पे जो लोग हैं उनकी, जिस तरह या तो उनको इंटिमिडेट कर दिया गया है या खरीद लिया गया है, दोनों ही सूरतें खराब हैं। ऐसे ही जर्मनी में भी हुआ था कि चैनल्स वहां जो उस जमाने में ऑफ कोर्स इस तरीके का ये नहीं था, लेकिन ये था कि फिल्में बनाई गई थी। जी 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 जी। हिटलर पे वहां के बेस्ट फिल्म मेकर ने पिक्चरें बनाई थी, तो एक कल्ट डेवलप जो किया गया था वो मीडिया के ही जरिए से किया गया था जी। और ये कल्ट बड़ी खराब चीज होती है सब। और एक दफे अगर आप कल्ट डेवलप कर लीजिए, फिर इंटॉलरेंस शुरू हो जाती है। इंटॉलरेंस किस बात की? डिसेंट की। मतलब जो हम बोले, जो हम सोचे, वही आप सोचिए, वही आप करिए, वही आप बोलिए। अगर उससे दाएं बाएं हुए तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति यहाँ भयावह स्थिति आ चुकी है। आप देखें जो हालत है, मीडिया हिज मास्टर्स वॉइस की तरीके से हो गया है। बहुत कम चैनल्स, बहुत कम अखबार बचे हैं जहां सच बोला जा रहा है। जी। उनको सच बोलने के लिए तरह तरीके के उनको संज्ञाएं दी गई हैं, तरह तरह से उनको ट्रोल किया जाता है, उनके खिलाफ पूरा एक सोशल मीडिया मूवमेंट चलाया जाता है। जी। तो उनको ऐसा ब्रांड कर दिया जाता है कि वो कोई विदेशी ताकतों से गाइडेड है। जी। ये आपने देखा होगा, कुछ बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कैंपेन चल रहा है बताने के लिए वो चैनल्स जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, जो साफ बात करते हैं, जो सच बोलते हैं। जो जर्नलिज्म में बेसिकली चीज ये है कि सच आना चाहिए, चाहे कैसा भी, कितना कड़वा हो। और उनको लेबल करने का प्रयास हो रहा है कि साहब ये जो है कहीं ना कहीं बाहर से गाइडेड है, और खासतौर से उसमें कुछ ये दिशा ये दर्शाया जा रहा है कि रिलीजन को लेकर के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं।
कि वो क्रिश्चियन सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड है या इस्लामिक सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके चरणों में ना गिर रहा हो और आपकी वाह ना कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड है और कहीं से फंडेड है। ये दौर है और बड़ी मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक मोड़ है और बड़ा खतरनाक दौर है, क्योंकि इसमें जाना तो आसान है, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि यहाँ जाना आसान है, यहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं है। आपने एनजीओस की बात की। एनजीओस को तो कई सालों से इस सरकार ने एफसीआरए का कानून के अंतर्गत ऐसे ही क्रिपल कर दिया था, फंडिंग ही नहीं है। ऐसे मौकों पर जब महामारी आती है, तूफान आते हैं या सामाजिक इस किस्म की जो बड़ी बड़ी जो विपदा आती है, तो एनजीओस ही पैरेलल एक सेटअप बना के सपोर्ट करते हैं लोगों को। इस बार तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग की समस्या है। उनको हजार किस्म से प्रताड़ित किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है। एक ही बैंक में दिल्ली में आओ और वहीं पे अकाउंट खोल के बताओ ये मनी कहाँ से आ रहा है। इन हालातों में एनजीओ भी कहा क्या कर सकते हैं, वो तो हार्ड प्रेस्ड है। बड़े लेख आए उनके, बड़े बड़े मैंने कुछ नाम नहीं लूंगा, बड़े इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर फुल पेज के राइटअप्स आए उनके ऊपर शरद जी। जो एनजीओ को जो खासतौर से जो क्रिपल कर दिया गया है, इसका एडवर्स इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है कि लोग उस ढंग से मदद नहीं कर पाए, ये संस्थाएं जिस ढंग से कर सकती थी। देखिए, और एनजीओ भी वही खास तौर से टारगेट हो रही हैं जो जो जिनमें इंडिपेंडेंट बेस है जिनका जी, और वो सही बात को की सही दिशा में चलते हैं जी, और वो इनके डायरेक्शंस में नहीं चलते हैं, तो केवल वही टारगेट किए जाते हैं। जी, अदरवाइज आप देख लीजिए, या आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि कोविड-1 में जिस तरीके से एनजीओ एक्टिव थी, अभी कोविड की सेकेंड वेव में बहुत कम हो गई है, बहुत बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। जी, फूड पैकेट्स बंटते थे, लोगों को राशन मिल रहा था, सारे ये समाज के जरिए से ही पॉसिबल है। जी, शासन शासन में दो कारण है पॉसिबल नहीं होने के, एक तो शासन की मंशा होनी चाहिए और दूसरा नियत होनी चाहिए। जी, नियत में तो यह है कि शासन में जो बैठे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, वहां एक टेंडेंसी रहती है पैसा खाने की, जी, चोरी करने की, पिलफर करने की। तो वहां आपदा में भी जो है वो अपनी दुकान बना लेते हैं, अपने फॉर्च्यून बना लेते हैं। तो वो एक कारण है, इसलिए एनजीओ का फंक्शनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं करी जा सकती। और आप सोचिए कि एनजीओ से इनको बड़ी नफरत है उनको, क्योंकि एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ हैं जी, जी, और जो जिनमें दिल से सेवा भाव है, कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछिए, जो ये हिंदुत्व के नाम पे अपनी एनजीओ बताते हैं, सबसे बड़ी विश्व की एनजीओ बताते हैं आरएसएस को, वो कभी दिखती है आपको? कहीं आपको दिख रही है सेवा में? कहीं आम जन लोगों की जन की सेवा में कहीं नहीं दिखती है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बोरा जी, अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस रिलीज आया, वर्षों में शायद पहली बार आया होगा, विश्व हिंदू परिषद का, और वो यही सब बातें कर रहा था। बड़े उन्होंने वो दिए कि साहब जो है हम लोग ये कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं पता नहीं। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हम बहुत काम कर रहे हैं इस पूरे आपदा में, कहाँ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसका डिटेलिंग नहीं थी। तो उससे साफ हो गया कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं। ये है इनकी सो कॉल्ड एनजीओ, और इनको उन एनजीओ से तकलीफ है तो जेन्युइनली काम करते हैं, जो गरीबों की मदद के लिए आते हैं, जो दबे कुचले लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, जो लोग इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड हैं और जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। अभी एक मुद्दा पेपरों में थोड़े अंदर के पेजेस पर आया और बाद में शायद उसको इग्नोर कर दिया गया, कहीं आया नहीं है कि ट्विटर ने कुछ दान किया था, उसमें $2.5 मिलियन आरएसएस सपोर्टेड एक संस्था है सेवा नाम से, उसको दिया गया है। तो उस पे क्वेश्चंस आए और ये शायद एक प्रोमिनेंट पेपर के अंदर आया, इंग्लिश के, मैं आपको बता दूं, अंदर के पेजेस में था ताकि उसको ज्यादा अच्छा, लोग मैंने नोटिस ना कर पाए। ढाई ओ मिल पैसे ज्यादा दिए टोटल उन्होंने, $2.5 मिलियन। $15 मिलियन टोटल दिए उन्होंने, 10 से $15 मिलियन, उसमें $2.5 मिलियन आरएसएस सपोर्टेड उस सेवा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका बेस्ड है, ओ उसको।
ओहो, ओहो। जी तो जी मतलब जी अमेरिका में ये काम करते हैं नेशनलिस्ट लोग। जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपका पॉइंट एक बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आरएसएस, वीएचपी कंबाइन, बीजेपी कंबाइन कहीं ग्राउंड पे तो है नहीं, देर ऑल मिसिंग एब्सोल्युटली, मतलब इनविजिबल है ये। वो मुझे पिक्चर पुरानी थी ना अनिल कपूर की, वो याद आ गई, मिस्टर इंडिया कि ये दिखाई नहीं देते दिखाई हैं। नहीं देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में सिखों को गद्दार कहा, राजद्रोही कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी खालिस्तानी का। आतंकवादी कहा, ये कि देश के दुश्मन हैं। आज वही सेवा भाव से लंगर चलाते हैं और ऑक्सीजन के लंगर भी चलाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई एक संस्था, कोई व्यक्ति, कोई एक कम्युनिटी नजर आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, इवन जिस शहर में मैं रहता हूं मुंबई में, वहां भी जगह जगह सिखों ने ऑक्सीजन लंगर खोल के रखे हैं, सब लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल। जिन्हें ये आतंकवादी कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे, और वो लोग जो आजादी से पहले भी कभी महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, आज वो दूसरों को गद्दार कहने का हक हासिल कर चुके हैं। तो इस देश में सेवा कौन कर रहा है उसको आप गद्दार कहते हो, और आप इस महामारी में कोई नजर नहीं आता, ना आपके मंत्री, ना आपके बाकी लोग, ना आपकी संस्थाएं। हाँ, ऊपर बैठ के एक बात जरूर शरद जी वो कहते हैं, ब्लंडर को एक गफलत का नाम दे देते हैं कि इन्हें गफलत हो गई थी, खासतौर से लोगों को भी और सरकार को भी। पर अल्टीमेटली अगर जो क्राइम हुआ है जिसमें लाखों लोग गए हैं, कोई तो जिम्मेदारी लेगा उसका शरद जी अल्टीमेटली। नहीं नहीं साहब, ये आपने जो बात कही कि ये लोग गद्दार कहते हैं उनको, इनकी समस्या ये भी है कि एक तो इनके अलावा इनकी नजर में सब लोग गद्दार हैं जी और वो ज्यादा बड़े गद्दार हैं जो उस सेवा भाव का प्रदर्शन करते हैं जो इनके पास है ही नहीं। जी तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और इनटॉलरेंस बढ़ जाती है कि अरे हम नहीं करते, ये कैसे कर रहा है। जी ये जो ईर्ष्या है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इन्हें लगता है कि फॉरेन लोग क्वेश्चन करेंगे हमें, तो इसलिए उनको कंडेम करना शुरू कर दो जो कर रहे हैं। इनका जो ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो इनके लिए वही है कि हर अच्छी संस्था जो करे उसको कुछ ना कुछ ब्रांड करके, कुछ लेबल करके, गलत झूठा, उससे फिक्र नहीं है इनको, क्योंकि झूठ को सच बनाना इनको बहुत अच्छी तरह आता है। इनका सारा एम्पायर झूठ पे, फॉल्सहुड पे खड़ा हुआ है। और लेकिन ये जिस दिशा में जा रहे हैं, ये देश को कहाँ ले जाएगा और देशवासियों को कहाँ पहुंचाएगा, बहुत ही खराब स्थिति है। बिल्कुल और आपने सही इसका कहा। इनको बिल्कुल मेरे ख्याल इनको मालूम तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंधे हैं ये उस पर पर्दा डाले हुए हैं और जानबूझ करके अगर देश को और देशवासियों को उस दिशा में ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। जो इतिहास हमने पढ़ा है, जिसके बारे में जो हम सबको जानकारी है, सभ्यताओं का विकास और विनाश वो जो लीडरशिप होती है उनके हाथ में होता है। कभी कभी बाहर के भी हालात होते हैं, लेकिन बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी है। सबसे पहले माफी मांग लूं, बाहर से बहुत आवाज आ रही है, तूफान चल रहा है इस टाइम मुंबई में, ओहो। बारिश बहुत अच्छा, तेज है। हाँ हाँ, आज तो वो साइक्लोन आने की बात थी। साइक्लोन आ चुका है और बहुत तेज गति से मुंबई में हवा है इस समय। हाँ, तो हाँ। मतलब यहाँ तक, आप तक तो शायद इतनी ना पहुंच रही नहीं आ हो, रही है, यहाँ तक नहीं आ रही है हमारे लेकिन तक। यहाँ पे जो आवाज बाहर से आ रही है, जबकि खिड़कियां, पर्दे सारे बंद हैं, उसके बावजूद भी बहुत तेज बाहर से बारिश ओहो। और तूफान है। और हाँ, पेड़ हाँ। जिस ढंग से हिल रहे हैं, मैं भी देख के थोड़ा सा उसको कांप रहा हूँ। देखा, ओहो। आप बॉम्बे के किस पार्ट में हैं मैं इस वक्त? पवई में पवई हूँ, में। हाँ जहाँ हाँ, आईआईटी है तो समुद्र पास ही में है। समुद्र। यहाँ से अगर थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में चले जाओ तो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर बस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तो बड़ा, यहाँ आज लखनऊ में भी सुबह से वेदर जो है काफी क्लाउडी हो रहा है और काफी मतलब मौसम मई के हिसाब से तो ठंडा ही कहेंगे, और लग रहा है कि इसके पीछे कुछ जैसा लल बिफोर द स्टॉर्म वाली बात लग रही है कि यहाँ पे भी कुछ उसका असर होने वाला है। इसके बारे में भी कोई बात करेंगे, लेकिन बस इतना से जोड़ दूं कि अब ऑफ लेट मैंने देखा कि अरब सागर तूफानों का केंद्र बनना शुरू हो गया है। ये पहले नहीं होता था, इतने साल मैंने यहाँ भी 40-42 साल गुजारे, अरब सागर तूफानों का केंद्र बनना शुरू हो गया। पिछले साल भी था और इस साल भी आया है। रायगढ़ में बड़ा बहुत नुकसान हुआ था अलीबाग साइड में। खैर, हाँ, अगले मुद्दे पे आते हैं। जी। इसके ऊपर चर्चा थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन
है इसी सब्जेक्ट से संबंधित। हमने अपनी डिजिटल क्रांति के बहुत सारे ढोल पीटे, बहुत ढोल पीटे, बेइंतहा ढोल पीटे कि हम दुनिया से आगे निकल गए हैं, सब कुछ हो गया है। ये डिजिटल क्रांति सेकंड वेव में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक सिंपल डैशबोर्ड के द्वारा ये नहीं बता पाई कि किस हॉस्पिटल में कौन सा बेड खाली है, किस शहर में ऑक्सीजन कहां अवेलेबल है, प्लाज्मा कहां अवेलेबल है, दवाइयां कहां अवेलेबल हैं। ये इसकी भी जानकारी हम मुहैया आम आदमी को नहीं करा पाए, और हम अपने बीमारों को लेके कभी ऑटो में, कभी टैक्सी में, कभी साइकिल में, कभी बैलगाड़ी में, कभी एम्बुलेंस में, एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, और उस चक्कर में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लेकिन हम एक डैशबोर्ड लोगों को नहीं दे पाए। एक डिजिटल क्रांति का इतना बड़ा सेटअप क्रिएट करने के बाद हम लोगों को यही नहीं बता पाए कि कौन सी जगह पर कहां एक बेड खाली है, कहां ऑक्सीजन मिल सकती है, कहां रेमडेसिविर मिल सकती है। यहां पर हम चूक गए। पाकिस्तान ने तैयार कर लिया, युगांडा ने तैयार कर लिया, दुनिया के सारे मुल्कों ने तैयार कर लिए सारे डैशबोर्ड एक साल के अंदर अंदर। हम सोते रह गए शरद जी। क्या व्यथा है? नहीं, देखिए, इसके पीछे भी वही मानसिकता है जो सन 30 के जर्मनी की तरफ ले जा रही है। ये खाली राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है, ये प्रदेशों में भी वही आलम है, उसी से सीख ले रहे हैं। उसके पीछे जो है अप्रोच ये है कि हमने प्रवचन दे दिया, हो गया। मतलब आपको एक जगह अगर भाषण दे दिया गया कि साहब रेमडेसिविर अवेलेबल है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर रहा है, सारी दवाइयां अवेलेबल हैं, बेड्स सब अस्पतालों में हैं, कहीं पे भी किसी के कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो। आपने शब्द सुने इनमें, इनमें कहीं ये नहीं है कि ये कर दिया गया है, फिर कह दिया कि हो ये कर दो, ऐसा हो जाना चाहिए। ये रवैया जब बन जाता है तो इसका मतलब है कि कथनी तो है, करनी नहीं है। और उसमें आप सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब हमने कह दिया तो हो गया, क्योंकि हमारी वाणी तो भगवान की वाणी है। अगर हमने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो नहीं है। हम और आप कितना भी कहते रहे, हमारे घर में मर रहे हो लोग ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन आप बोल नहीं सकते। आपके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाएगा, गैंगस्टर्स एक्ट में बंद कर दिए जाएंगे, अफवाह फैलाने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति, ये कोई मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बोल रहा हूं। इंडिया का जो सबसे पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां एग्जैक्टली यही होता रहा है। तो आप तैयारी कहां से करेंगे? आपने कोविड-1 खत्म होने के बाद आपने कहा हमने कोविड पे जीत हासिल कर ली, कोविड खत्म हो गया, और तमगे लगवाना शुरू कर दिए, सर्टिफिकेट्स मंगवाना शुरू कर दिए। कहां से? कहीं एक आर्टिकल छपवा दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम का आर्टिकल। अब किसी को नहीं मालूम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसमें कोई है कि नहीं है। फिर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का, दे छोटे मोटे से नहीं होते हैं। गनीमत है जॉन हॉपकिंस वालों का डिनायल आ गया कि साहब ये झूठ है, हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसके बाद लेटेस्ट क्या शुरू हुआ कि साहब WHO की अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल छप गया। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रियलिटी में क्यों नहीं होता है कि WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको अपने ऊपर अपने गिरबान में झांक के अब देखना चाहिए कि उनका इस्तेमाल हो रहा है जी। उनके आर्टिकल में छप गया कि यूपी ने एग्जेम्पलरी काम किया है। गांव की पहली बात तो छपा कि फेज 1 में बहुत अच्छा किया था जी। तो अभी हम पहले इसी दौर में चल रहे थे कि देखिए हमारे सब जगह तो तारीफ हो रही है, इतना बढ़िया काम किया, दूसरे स्टेट्स को हमसे सीखना चाहिए। उस चक्कर में आते, उसी खुशी में, खुशी मनाने में, जश्न मनाने में टीका उत्सव शुरू हो गया कि साहब टीका लगा, उत्सव, हर चीज का उत्सव। यहां तक कि हॉस्पिटल, एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हॉस्पिटल लॉन्च किया लखनऊ में 500 बेड का, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इनिशिएटिव से हुआ, क्योंकि वो यहीं के मेंबर पार्लियामेंट है जी। उसको इनॉग्रेट करने के लिए उसमें राजनाथ सिंह तो नहीं आए,
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पूरे बलून वलून लगा के जश्न मना करके, कैंची लोग मर रहे हैं बाहर अस्पताल में भर्ती होने के लिए, और वहां कैंची चल रही, वो फीता कट रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। आप इसमें बिजी हो गए जब आपकी अप्रोच ये है। इस बीच में सेकेंड दौर ने लोगों की जान लेना शुरू कर दी, सेकेंड फेज ने ऑफ कोविड ने। और आपने अभी तो गांव में पहुंचना ही शुरू हुआ, लाशें जब बिकने लगी नदियों में तैरती हुई कि लोगों के पास कुछ नहीं, जरिया फैलाने तक कोई जगह नहीं बची और पैसा नहीं, तो लोगों ने अबैंडन करना शुरू कर दी नदियों में लाशें। तो साहब उस बीच में WHO का एक और आर्टिकल आता है, पहला वाला तो नवंबर 2020 में आया था, अब की अभी मई 2021 में, और उसमें लिखा है कि साहब क्या तैयारी करी है उत्तर प्रदेश ने, गांव में लास्ट माइल तक पहुंच गई है। और ऐसा काम जो है दूसरी स्टेट्स को यूपी से सीखना चाहिए, इंडिया के स्टेट्स को। ये तारीफ अपनी छपवा करके फिर पीठ थपथपाने लगे। ये सोचते हैं कि लोग अंधे हैं और बहरे हैं, देश के आम लोग, प्रदेश के आम लोग। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं वाह वाह वाह, देखो कितना बढ़िया, सब कुछ तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। WHO देखिए, आप कोई सवाल पूछे, बोले आपने WHO नहीं देखा, आप देशद्रोही हैं, देश की बदनामी करते हैं। ये अगर माइंड सेट हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। ग्रामीण में एरियाज में जो फैलना शुरू हुआ, वो मुश्किल से, ये आफ्टर जो पंचायत इलेक्शंस थे, जिसके लिए बड़ी कोशिश हुई थी, हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वो। तुम्हारा वो लगा, इन्होंने जोश लगा, वो पूरे अपने जोर दे करके मनवाया और करा इलेक्शन, कुंभ मेला कराया पूरा, और उससे लोग जब जा करके गांव में जाना शुरू हुए तो फैला। तो अभी तो वो संक्रमण शुरू ही हुआ था और WHO ने सर्टिफिकेट पहले दे दिया। तो अगर आपकी प्रायोरिटी इसमें हो जाए कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, तमगा मिल जाए, और आप उसकी वाह खुद ही वाह करने लगे, तो आप बताइए सॉल्यूशन निकल सकता है? सही कहा आपने। हमारे एक दर्शक हैं श्री DS नांडल, हरियाणा से हैं, लिखते हैं कि सेरो सर्वेस थे, वैज्ञानिक थे, सब लोग मौजूद थे, फिर भी आप इसकी सिविरिटी और ग्रेविटी को पहचान नहीं पाए कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है जिसका नाम मौत है। आप पढ़ नहीं पाए कि ये आपके दरवाजे में एंटर करने को तैयार है, और आप कभी डेवोस की सभा में जाके बोलते हैं कि हमने जीत हासिल की, कभी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाके बोलते हैं कि हम टोटल ट्रायम्फ की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या इतना सब कुछ हो के भी क्या ये सरकार वास्तव में सुनती नहीं है कि उनको जो सारी की सारी जो सजेशंस दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है, उसको उठा के दरकिनार कर दिया जाता है क्या? देखिए, सुनने के लिए कान खुले होने चाहिए और देखने के लिए आंख पे पट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों स्थिति ऐसी हैं कि जब सुनने के लिए आपने कान के पर्दों पे रुई लगा रखी है, आपको नहीं सुनना है क्योंकि आपको पसंद नहीं है, तो आपके सामने वही परोसा जाता है जो आपको स्वादिष्ट लगे, और जो आपने आपको इंसुलेटेड किया हुआ है। मीडिया से आपका कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। मीडिया तो बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर डिस्पेंसेबल चीज है मीडिया है, और आसपास भी नहीं आने देना है उसको। मीडिया से इंटरेक्शन होने में सवाल जवाब होते हैं, सवाल करने का कोई अधिकार ही नहीं है नागरिक को। आखिरकार ये स्पेशल लोकतंत्र है, यहाँ पे पब्लिक को कोई राइट नहीं है, और मीडिया कौन होता है? तो जब ऐसी स्थिति हो जाए और आपके पास वही इंफॉर्मेशन आती है जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, आपको वही परसा जाता है, तो रियलिटी आपको कहां से पता लगती? आप सुनना ही नहीं चाहते। जो आपको रियलिटी बताने की कोशिश करता है वो देशद्रोही है, वो खालिस्तानी हो जाता है, वो आतंकवादी भी हो जाता है। तो आप वो क्या, आप कहां से आपको सूचना मिलेगी? आपको पसंद नहीं सुनना, रियलिटी से आप दूर रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और दर्शक हैं चंदन बिष्ट, उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं, शिखर धवन का अंगूठा टूट जाए तो उनका ट्वीट आ जाता है,
ऑफ कोर्स रोहित सरदाना जी का दुखद निधन हुआ, उस पर सबको दुख हुआ। उस पर भी ट्वीट्स आए उनके, और काफी उनके उन्होंने कहा, पर जब हिंदुस्तान के लाखों लोग मर रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री जी महीनों तक चुप्पी साध के रहते हैं। तब माइग्रेशन में जो हजार सैकड़ों लोग मरे हैं पिछले साल, और अभी भी जो लाखों लोग मर गए, उनके लिए संवेदनाओं के शब्द थोड़े से निकल नहीं पाते ना। टॉप की जितनी पोस्ट हैं उनके यहाँ से, उन कॉरिडोर से संवेदनाएं निकलकर बाहर नहीं आती हैं सर। सब संवेदना आम आदमी के लिए कैसे हो जाए? आप खास आदमी हैं, आपका एक विशिष्ट ओहदा है, आप, वो अंग्रेजी में कहावत होती है ना, आइवरी टावर में बैठे हुए हैं। आइवरी टावर में बैठ के सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, वहां से आम लोगों की तकलीफें नहीं दिखती। ये उनका दोष नहीं है, बेचारे उनको पता ही नहीं है, और उनके आसपास इस तरह की गंदी खबरें जो हैं लाने का कोई एफर्ट भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है। उनके लिए, आम आदमी के लिए संवेदना सोचना जो है वो आई थिंक हम लोगों की बेवकूफ़ी है, सोचना कि वो संवेदनशील होंगे आम आदमी के लिए। आम आदमी का की जरूरत वहीं तक पड़ती है जब तक वो वोट डालता है। जिस दिन वो वोट डालने का समय आता है, बहुत उसके लिए संवेदना भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। मतलब वो जा करके जो है पहुंच जाते हैं किसी गरीब के घर तक भी। आपने एक और चीज देखी होगी, देखिए, जब आदमी असल को छोड़ करके इन चीजों पे मेलो ड्रामा में जब पड़ जाता है, तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम पे बहुत सी नई नई चीजें दिखती हैं। इलेक्शन टाइम पे वृद्ध माँ की भी बड़ी याद आती है जी। और माँ जा रही होती है, 85 साल की माँ 3 व्हीलर में जा रही होती है वोट डालने। हर बार दिखता है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये कहाँ का लॉजिक है कि मैं बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हूँ और मेरी माँ 3 व्हीलर में जाके वोट डालने जा रही है, तो बड़ी, मेरे लिए बड़ी शान की बात है। अरे मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं अपनी माँ के लिए एक छोटी सी सेकंड हैंड कार और एक ड्राइवर नहीं दिला सकता हूँ कि वो बेचारी 3 व्हीलर में ना चले। क्या आप बहुत ईमानदार हैं, आपके पास, आप नहीं खरीद सकते, लेकिन एक ईमानदारी के पैसे से छोटी मोटी गाड़ी तो खरीदी जा सकती है। लेकिन साहब फिर वो ये ऑप्टिक्स कहाँ से बनेगी? तो अगर सारा जोर इस पे हो जाए कि हमें दिखाना क्या है, डिस्प्ले शॉप विंडो में क्या दिखना चाहिए, तो फिर रियलिटी में क्या हो रहा है, ये सब चीजों की परवाह नहीं की जाती। एक और दर्शक है जिनका कहना था कि राशिद आजमी साहब हैं, मुंबई से ही हैं वो। राशिद साहब पूछते हैं कि अब यहाँ से कौन सा रास्ता नजर आता है, अब कहाँ जाएं हम? बड़ा देखिए, पर्टिनेंट राशिद सवाल साहब है। ने, नहीं, राशिद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। और अगर ये सवाल अगर उन भक्तों के कंपनी में बैठ के पूछा जाए तो वो छूटते ही एक जवाब आता है वहां से। अगर भक्तों की कंपनी में आप बैठे हैं तो क्या राहुल गांधी को वोट दे दें? ये आता जवाब। उनसे पूछो, भैया राहुल गांधी के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं, ये आप ही सोच रहे हैं, नहीं तो फिर किसको दे दें? ये जब तक मानसिकता बनी रहेगी, ये लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं खासतौर से ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि लोग ये दिमाग से निकाल दें कि इनका पूरा जो गेम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गेम ये है कि पूरा नैरेटिव, आप देखिए, जब इलेक्शन आता है तो नैरेटिव, हर इश्यू में नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है कि वो मोदी वर्सेस राहुल हो जाए, जी इन इक्वल फाइट हो जाए। जी। तो जब आप के ऐसा करेंगे तो काफी हद तक लोग जो है बोलेंगे, अरे छोड़ो यार, हटाओ, करेगा शायद कुछ कर दे डाल दो इसी को। ये उनका डिजाइन है। और इससे निकलने के लिए, ठीक है, इससे निकलने के लिए कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए, इससे, इस चाल से निकालने के लिए लोगों को, लोगों के माइंडसेट को। वो तभी हो सकता है जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी परिवार के ऊपर पार्टी को रख ले, वरना यही होता रहेगा, हम किसी तरफ नहीं जा पाएंगे। जब जब ये बात सवाल उठेगी कि अब हम कहाँ जाएं, तो लोग घूम फिर के बोलेंगे हटाओ, इलेक्शन टाइम में ठीक है, अभी तो, अब तब तक कोरोना भी लोग भूल चुके होंगे,
तो बोलेंगे हटाओ, अच्छा फिर, और एक आपके पास बड़ा बड़ा भारी हथियार है, हिंदू मुसलमान प्ले अप कर दीजिए। कोई वो तो बड़ा रखा हुआ है, तो खाली उसमें चिंगारी दिखानी है। जी। तो इतने ऑलरेडी भर दिया है आपने लोगों के जहन में, जहर इतना भर दिया है कि उसमें माचिस लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी लगा देंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अगर सही डायरेक्शन में जाएं, या तो ऐसी स्थिति हो जाए कि लोग मुझे लगता है ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि लोगों को इतनी, जब किसी से नफरत हो जाती है, और नफरत इसलिए होती है जिसके घरों में लाशें पड़ी हुई हैं, जला नहीं पाया, या जिसके घर में खाने को पैसा नहीं है और घर का सदस्य मर गया बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, वो नहीं भूलेगा चाहे कितने साल भी हो जाए। सही कह लेकिन रहे हैं आप, फिर भी बिल्कुल और सही। लोग हैं, उनको ये चीज बहुत जरूरी है समझना, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना पड़ेगा जिनसे उम्मीद है। नेशनल लेवल पे इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और मैं उसको बहुत दोषी ठहराता हूं कि उसने अपने आप को इक्विप नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया है, अपने में जो जरूरी उसको करना चाहिए था, क्योंकि जिससे हम सफर कर रहे हैं आज, वो उसका कारण ये लोग हैं। इनको उससे जीतेगा। निकलना पड़ेगा, अपने बाहर निकल करके इनको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम हैं इस पोजीशन में कि हम तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे वही, वरना रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं। समस्या यही है कि घूम फिर के कहा जाता है बहुत अच्छी है रीजनल पार्टीज, लेकिन फिर उनके बारे में ये कह दिया जाता है ये आपसे ये कहां से लड़ेंगे, ये क्या कर पाएंगे, तो अपने खाली बंगाल तक सीमित है, ये खाली तमिलनाडु तक सीमित है, ये खाली यूपी तक सीमित है, ये खाली किसी एक स्टेट तक, महाराष्ट्र तक। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो सिर्फ एक ही है, वो अपने आप को सुधारे, अपने ये जो जो परिवार का ऑब्सेशन है उससे निकल करके देश के लिए उठें, जिसके लिए वो बनाई गई थी पार्टी। आपने सही कहा। यहाँ पर जो फाइट होगी आने वाले दिनों में, अगर होगी तो वो वही लड़ पाएगा जो एक स्ट्रीट फाइटर होगा। जो स्ट्रीट फाइटर नहीं होगा वो मोदी जी का सामना नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। जब सामने पूरी आर्मी खड़ी होगी उनकी बटालियन के साथ में ले दे के, और वो आपके पास डेली बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, तो आप उसका सामना कैसे करोगे? आप अगर सड़क पे नहीं उतरोगे और सोचते हो कि अपने घर में एयर कंडीशन में बैठ के सामना कर पाओगे और वोट ले पाओगे, नहीं होगा। लोग फिर से वहीं चले जाएंगे और वहीं वोट दे के आएंगे, भले ही उस चक्कर में देश कहीं भी चला जाए। वो थोड़े दिन पहले एक शेर लिख दिया था मैंने, कुछ लिखने का शौक है, वाह तो ये था कि सवाल ये कि क्या अब सवाल पूछने बंद कर दें? वाह। सवाल ये कि क्या अब सवाल पूछने बंद कर दें? क्या अपने ज़मीर को किसी तहखाने में बंद कर दें? वाह। ये या तो, तो क्या अब सवाल पूछने बंद कर दें? अब सवाल तो पूछेंगे। सवाल नहीं पूछेंगे तो ये सभ्यताएं हमें माफ नहीं करेंगी, आने वाली जनरेशन और पुश्तें हमें माफ नहीं करेंगी। मुद्दे बहुत हैं हमारे पास बात करने के लिए। मैं उम्मीद रखूंगा कि एक बार फिर से मैं बहुत जल्दी शरद प्रधान जी के साथ होऊंगा। समय की भी बाध्यताएं हो जाती हैं, उनकी समय की बाध्यता होती है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। शरद जी जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आपकी ओर से? बस मैं, देखिए मेरा मेरा मानना यह है कि हमें बहुत सोच समझ के चलना है। लोगों को आसानी से इनका जो कैंपेन है, जो जहर उगलने का कैंपेन है, वर्गलाने का कैंपेन है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और देशभक्ति के नाम पे, जो झूठी देशभक्ति के नाम पे, क्योंकि सही माने में अगर कोई देशभक्त होगा तो वो हजारों करोड़ अपना बंगला बनवाने में खर्च करने के बजाय ऑक्सीजन सप्लाई देखेगा कि लोग बच जाएं, आम लोगों के लिए अस्पताल बनवाने का प्रयास करेगा। तो असली देशभक्त कौन है ये समझने की कोशिश करें। देशभक्ति खाली चिल्ला देने से, लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये मेरा उन लोगों के, खास तौर से उन लोगों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को जो समझने की जरूरत है कि खाली जय श्री राम बोल देने से आदमी हिंदू नहीं बन जाता है, खाली गैया की वाह वाह करने से हिंदू नहीं बन जाता है, कर्म से हिंदू बनता है, अच्छा हिंदू बनता है। तो मैं तो हमेशा ये सवाल पूछता हूं, फिर आज दोहराऊंगा वही बात
कि अगर पहले आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छा हिंदू बनने के लिए पहले अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। और अच्छा इंसान का मतलब है कि हिम्मत रखिए झूठ के खिलाफ आवाज उठाने की, शांत मत रहिए, बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो उनके पर आवाज उठाइए, बच्चों के साथ जो नाइंसाफी होती है उस पर आवाज उठाइए, काला बाजारी पे आवाज उठाइए, मिलावट पे आवाज उठाइए, और संवेदनशीलता रखिए उन लोगों के लिए जिनको जिनके लिए संवेदनशील होने की जरूरत है। तब आप सही इंसान बनेंगे, सही हिंदू बनेंगे। सही कहा और आपने। बातों से में बहकावे में मत आइए, ये जहर है और ये जहर आपको सीधे कुएं में ले जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो पुराना एक गीत याद आ गया कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, मोहब्बत के बारे में कहा था कि निशानी दी है, लेकिन फिर उसी के ऊपर जो साहिर ने लिखा था, शायद आपने जो एक महल बनने की बात की कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बहुत बहुत तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच साबित होता है। साहिर भी एक विद्रोही कवि थे देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल और वो अपनी बात कहते थे। और ऐसे ही हमारे एक और भी विद्रोही कवि हुए जिसके बारे में हम बात नहीं करते, वो थे काजी नजरुल इस्लाम। कभी मौका मिला तो बात करेंगे उनके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका एक छोटा सा एक वाक्य है जो मैंने अपने एक एपिसोड में किया था कि माँ बेटे को समझा रही है, छोटा बच्चा है बिल्कुल, कि देखो हमारा देश आजाद अब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत बहकाने फुसलाने की कोशिश करती है उसको, लेकिन वो भूखा है, उसके पेट में रोटी नहीं है, उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। फिर कहीं से कोई व्यक्ति आता है, उसको एक रोटी देता है और वो लड़का, छोटा बच्चा रोटी लेके भागता चला जाता है। ये उस व्यथा को शो किया गया है वहां पर काजी साहब के साथ, काजी नजरुल इस्लाम ने, जहां पर वो दिखाते हैं कि व्यथा इतनी ज्यादा है कि अगर उसे सामने अगर रोटी आ जाए तो वो हर चीज को भूल जाएगा, वो उसको याद ही नहीं रखेगा। यही सरकार आपको शायद अभी याद दिला रही है, आप जिंदा हैं, इतना कम है क्या? आप जिंदा हैं, इतना क्या कम है? यही आपकी अचीवमेंट है, यही मेरी सरकार की अचीवमेंट है। और इसके लिए शुक्रिया दीजिए हमें कि हमने आपको जिंदा रहने दिया है। आप जिंदा हैं, बाकी सब बातें छोड़िए। खैर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज की, और सबसे पहले हाथ जोड़ के आपका आभार, बहुत 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 शुक्रिया। मुझे मैं खुद आभारी हूँ आपका, ऐसा ये मौका दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि शरद जी फिर एक बार हमारे साथ होंगे बहुत जल्दी। इस चैनल पर आते हैं विद्वान लोग, डोमेन एक्सपर्ट्स आते हैं, ज्वलंत मुद्दों पर अपने बेबाकी से विचार रखते हैं। इंतजार कीजिएगा अगले एपिसोड का, अगले मेहमान का, एक नए मुद्दे का। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।